हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआर एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, टुडेज टॉपिक विल बी द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो अप टू sections 20 was discussed in the part 1 of this act in the previous video, and today's video will be the part 2। तो आज का जो ये लेक्चर है ये आपका हेल्पफुल रहेगा, जो भी नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर कोई पीएसयू एचआर का अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर कोई आईबीपीएस एसओ का जो एचआर का एग्ज़ाम होता है उसका भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अहम रहने वाला है। साथ ही साथ अगर कोई यूपीएससी ईपीएफओ का एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन किया जाएगा। पार्ट 2 मैं कोशिश करूँगा कि अप टू हेल्थ प्रोविजंस कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पे करीब 3 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर और 1 सब चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट किया जाए। चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर दिया था मैंने प्रीवियस जो वीडियो था। अगर आप उस वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पे मैं कार्ट में ऐड कर दूँगा, और लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका। पार्ट 1 पहले देख लीजिए ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाए अभी तक क्या क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है SR साहू, और ये मेरा फेसबुक पेज HRIQ एजुकेशन और HRIQ एजुकेशन 1 के नाम पे आपका ट्विटर चैनल है मेरा। और आप टेलीग्राम एक ग्रुप है, इसको आप जुड़ सकते हैं HRIQ एजुकेशन सर्च करके। तो इस ग्रुप में मैं डेली क्विज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाता रहेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए आज का लेक्चर, जो कि आपका पार्ट 2 है, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये एक्ट समझ में आ जाए। चैप्टर 4 आपका सेफ्टी है, तो ये आपका फ्रॉम 21 सेक्शन टिल 40, और यहाँ पे इसके अंडर जो hazardous प्रोसेस आता है ये आपका है फ्रॉम 41A टू 41H। तो आपका 21 सेक्शन आपका है फेंसिंग ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो इसका प्रोविज़न इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं इसका सिर्फ सेक्शन याद रखने के लिए लिख दिया यहाँ पे। तो सेक्शन 22 आपका है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। तो यहाँ पे क्या है, नो वुमेन और यंग पर्सन शैल बी अलाउड टू क्लीन, लुब्रिकेट और एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ द प्राइम मूवर और ऑफ एनी ट्रांसमिशन मशीनरी while they are in motion, while they are in motion। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसमिशन मतलब कोई भी मूविंग मशीनरी या फिर कोई भी अगर मशीनरी यहाँ पे मूव कर रहा है या फिर मोशन में है, तो उसके पास कोई भी यहाँ पे वुमेन या फिर यंग पर्सन को नहीं छोड़ा जा सकता क्लीन करने के लिए या फिर लुब्रिकेट करने के लिए या फिर कोई भी पार्ट को एडजस्ट करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए यहाँ पे वुमेन या फिर यंग पर्सन को नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई भी मशीनरी में डेंजरस काम हो रहा है वहाँ पे भी नहीं छोड़ा जा सकता, कोई भी वुमेन और यंग पर्सन अलाउड वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है 23rd सेक्शन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस ऑन डेंजरस मशीन। तो डेंजरस मशीन के पास यंग पर्सन कब यहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे, जब उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर कोई एडिक्वेट सुपरविजन, कोई एक्सपर्ट या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा एडिक्वेट सुपरविजन के अंडर उनको यहाँ पे एम्प्लॉय किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है 25th सेक्शन सेल्फ एक्टिंग मशीन्स। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस आपका है 45 सेंटीमीटर्स ऑफ द ट्रैवर्सिंग और मूविंग पार्ट ऑफ एनी फिक्स्ड स्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम एनी फिक्स्ड स्ट्रक्चर व्हिच इजंट पार्ट ऑफ द मशीन। तो कोई भी अगर फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जो कि आपका मशीन के पार्ट नहीं है, तो उससे मिनिमम कितना डिस्टेंस आपको रखना चाहिए, कोई भी मूविंग पार्ट को कोई भी मशीनरी का आपका मिनिमम 45 सेंटीमीटर यहाँ पे रखना चाहिए। इससे पहले शायद 18 इंचेस था मिनिमम डिस्टेंस, और अब ये आपका हो गया है अमेंडमेंट होके 45 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है 27 सेक्शन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन नियर कॉटन ओपनर्स। तो कोई भी कॉटन ओपनर में यहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, पर उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है किस साइड में, कॉटन ओपनर का दो साइड यहाँ पे रहता है। एक हो गया आपका फीड एंड, दूसरा आपका है डिलीवरी एंड।
तो आपको फीड एंड में उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, पर फीड एंड और डिलीवरी एंड में एक सेपरेशन होना चाहिए, यहाँ पे एक वॉल जो कि आपका अप टू द रूफ या इसका कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे अगर फीड एंड यहाँ पे अगर है और डिलीवरी एंड अगर यहाँ पे है तो उनको फीड एंड में यहाँ पे एम्प्लॉय किया जा सकता है, पर यहाँ पे एक वॉल होना चाहिए अप टू द रूफ, ठीक है, या फिर एक सेपरेशन होना चाहिए फीड एंड और डिलीवरी एंड में अप टू द रूफ। तो नेक्स्ट सेक्शन आपका है 28 सेक्शन, जो कि आपका है होस्ट्स एंड लिफ्ट्स। तो इनको मेंटेन किया जाता है या फिर एग्जामिन किया जाता है एटलीस्ट वंस पर 6 मंथ, 6 महीने के इंटरवल में एक बार, मिनिमम एक बार इनको एग्जामिन या फिर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स। तो लिफ्ट करने के लिए जो भी मशीन यूज़ होता है या फिर चेन या फिर रोप्स या फिर कुछ भी यहाँ पे अगर यूज़ होता है अदर देन होस्ट एंड लिफ्ट्स, तो ये दोनों को छोड़ के, ये जो सेक्शन इसको छोड़ के अगर कोई यूज़ होता है तो उसको भी मेंटेन किया जा सकता है या फिर एग्जामिन किया जाता है वंस पर 12 मंथ्स, 12 महीने में एक बार मिनिमम, यहाँ पे एटलीस्ट भी लिखा गया था। तो वंस पर 12 मंथ्स इसको एग्जामिन या फिर मेंटेन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन है सेक्शन 36 वाला। ये आपका एग्जाम में आ सकता है, इसका सेक्शंस को पूछ सकता है। प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स और गैसेस। और नेक्स्ट सेक्शन आपका है 36A, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। तो अगर कोई कॉन्फाइंड प्लेस है या फिर कोई चैम्बर या फिर टैंक या फिर पिट या फिर कोई भी पाइप है जो कि आपका कॉन्फाइंड है चारों का तरीके से, यहाँ पे इसको बंद किया गया है, तो इसको कॉन्फाइंड इसको बोलेंगे हम। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं 24 वोल्ट का कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइट हो गया, तो इसको आप 24 वोल्ट मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 38 सेक्शन, जो कि आपका है प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, ठीक है। तो अब देखेंगे हम सेफ्टी ऑफिसर्स का प्रोविजंस। सेफ्टी ऑफिसर का सेक्शन आपका है सेक्शन 40B, आपका है सेफ्टी ऑफिसर्स। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या है सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए। इसका कंडीशन है आपका या फिर 1000 और मोर वर्कर यहाँ पे चाहिए। अगर कहाँ पे 1000 और मोर वर्कर कहीं पे भी होंगे तो वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर होंगे, ठीक है। तो इसको एम्प्लॉय कौन करता है सेफ्टी ऑफिसर को? ऑक्यूपायर इसको एम्प्लॉय करता है। यहाँ पे 1000 और मोर पर्सन होना चाहिए, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसपे रिस्क इन्वॉल्व होता है बॉडीली इंजरी का, या फिर पॉइजनिंग, या फिर कोई भी डिजीज, या फिर कोई हैजर्डस प्रोसेस अगर हो गया जो कि आपका एम्प्लॉय को हाजर्ड पहुँचाने की, एम्प्लॉय को हेल्थ को कोई भी डिफ़िकल्टीज पहुँचाने की अगर कोई भी प्रोसेस है तो वो उसमें आपका भी सेफ्टी ऑफिसर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं। तो ये कौन डिफाइन करेगा? ये आपका स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगा कोई प्रोसेस अगर हैजर्डस है या फिर नहीं। तो आपका एम्प्लॉय इसको करता है ऑक्यूपायर, और इनका जो ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशंस और कंडीशंस जो होता है इसको कौन प्रिस्क्राइब करता है? स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब करता है। तो ये जो प्रोविज़न सेफ्टी ऑफिसर का ये इंक्लूड किया गया था 1976 का जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें ये इंक्लूड किया गया था। तो ये किसके रिकमेंडेशन के तहत हुआ था? फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, फर्स्ट NCL के रिकमेंडेशन के तहत ये किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट चैप्टर आपका ये आपका सब चैप्टर है चैप्टर 4 का। तो ये आपका है चैप्टर 4A, चैप्टर IBA, जिसमें आपका है फ्रॉम सेक्शन 41A टू 41H, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजर्डस प्रोसेस यहाँ पे है। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे है 41A में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी। तो यहाँ पे इसको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे इसका ड्यूटी क्या है? रिगार्डिंग परमिशन ऑफ इनिशियल लोकेशन ऑफ ए फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हैजर्डस प्रोसेस और फॉर एक्सपांसन ऑफ एनी फैक्ट्री। अगर कोई फैक्ट्री को एक्सपांड करना चाह रहा है इसका एम्प्लॉयर, या फिर अगर कोई फैक्ट्री में हैजर्डस प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो उसको उसका लोकेशन जो होता है इसको परमिट करने के लिए ये जो साइट अप्रेजल कमेटी का गठन करता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चेयरमैन कौन होता है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन बोर्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव भी रहता है, और एयर पोल्यूशन बोर्ड का भी जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट के अंडर जो एयर पोल्यूशन का जो सेंट्रल बोर्ड है उसका भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और स्टेट बोर्ड का भी रिप्रेजेंटेटिव रहता है, जो वाटर का जो पोल्यूशन का स्टेट बोर्ड भी रहता है उसका भी रिप्रेजेंटेटिव रहता है, एयर पोल्यूशन का स्टेट बोर्ड का भी रिप्रेजेंटेटिव रहता है, और कोई एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट जो हो गया स्टेट का उसका भी रिप्रेजेंटेटिव रहता है, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का उसका भी रिप्रेजेंटेटिव रहता है। ठीक है, ये सब इसका रिप्रेजेंटेटिव ये सब रहते हैं साइट अप्रेजल कमेटी में। ठीक है, तो ये जो रिकमेंडेशन देता है वो स्टेट गवर्नमेंट को देता है, और 90 डेज़ के अंदर अंदर ये रिकमेंड करता है अगर कोई एप्लीकेशन ये जो पर्पज़ में लोकेशन या फिर हाजरस प्रोसेस या फिर एक्सपांसन के पर्पज़ में अगर कोई एप्लीकेशन रिसीव हुआ है तो ये 90 डेज़ के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट को इसका रिपोर्ट देता है या फिर रिकमेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है 41B, जो कि आपका है कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर कौन सी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी डिस्क्लोज करना पड़ता है अगर कोई फैक्ट्री यहाँ पे हाजरस प्रोसेस में इन्वॉल्व है पहले से ही ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे कंसिडर किया गया है 1987 में एक अमेंडमेंट आया था फैक्ट्रीज एक्ट का, तो ये एक्ट यहाँ पे कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो ये एक्ट के हिसाब से अगर कोई फैक्ट्री यहाँ पे हाजरस प्रोसेस में इन्वॉल्व है पहले से ही, ठीक है, तो ऑक्यूपायर इन्फॉर्म करता है, ऑक्यूपायर को इन्फॉर्म करना पड़ता है चीफ इंस्पेक्टर को, ये प्रोसेस डिटेल में इन्फॉर्म करना पड़ता है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच कमेंसमेंट। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अंदर ये जो कमेंसमेंट इस एक्ट का हो गया, तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर ऑक्यूपायर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, किसको, चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो अगर कोई भी फैक्ट्री प्रपोज करता है तो फ्यूचर में एंगेज होगा या कोई हाजरस प्रोसेस में, ठीक है, तो ये उस कमेंसमेंट के बाद ऑक्यूपायर को इन्फॉर्म करना पड़ता है चीफ इंस्पेक्टर को, ये जो प्रोसेस है उसके डिटेल में उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सच प्रोसेस। ये हाजरस प्रोसेस के कमेंसमेंट के पहले आपका 30 दिन के अंदर अंदर उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है चीफ इंस्पेक्टर को, ऑक्यूपायर को। ठीक है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है 41C। तो 41C में आपका है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हाजरस प्रोसेस। तो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए गए थे ऑक्यूपायर का हाजरस प्रोसेस के रिलेट में, तो ये सिर्फ सेक्शन आपको याद रखना है कि 41C में आपका कौन सा सेक्शन आता है, क्योंकि ये सारे जो हाजरस प्रोसेस का जो सेक्शन है ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका है 41D, जो कि आपका है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी। तो दोस्तों ये वीडियो को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में रह जाए, इतना लंबा या फिर इतना लेंथी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल्स में समझाऊंगा, पर वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो 41D का आपका जो सेक्शन है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी। तो इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट कौन करता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। तो इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टेन्योर ऑफ सर्विस, ये सारे भी डिटरमाइन करता है, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स, ये सब डिटरमाइन करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो इंक्वायरी कमेटी है ये कंसिस्ट करता है, आपका एक चेयरमैन यहाँ पे रहता है और साथ ही साथ 2 अदर मेंबर रहते हैं। तो इंक्वायरी कमेटी में आपका 3 मेंबर, ये चेयरमैन को मिला के 3 मेंबर यहाँ पे रहते हैं। इट्स रिकमेंडेशंस शाल बी एडवाइजरी इन नेचर। तो जो इंक्वायरी कमेटी रहता है उसका रिकमेंडेशन इसका एडवाइजरी है, ओब्लिगेटरी नहीं है, इसका एडवाइजरी है, ये सिर्फ एडवाइस करता है। इट डिपेंड्स दैट वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसको अपॉइंट करता है, पर ये जो इसका रिकमेंडेशन है, ये जो एडवाइस करता है इंक्वायरी का, तो ये माना जा सकता है, नहीं भी माना जा सकता, इसका सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है 41E इमरजेंसी स्टैंडर्ड। तो ये सेक्शन में ऐसे याद रखता हूँ कि E फॉर इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो 41E में आपका इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स है। 41F में आपका है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये जो है आपका, ये जो लिमिट डिटरमाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड शेड्यूल। तो इसमें चेंजेस भी ला सकता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है या फिर अथॉरिटी होता है ये सेकेंड शेड्यूल के अंदर इसमें कोई भी चेंजेस लाने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 41G, जो कि आपका बार बार आपका क्वेश्चन में आता है ये सेक्शन। ये आपका है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट।
तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपका है सेफ्टी कमिटी यहाँ पे गठन किया जाता है इन एवरी फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हैजर्डस प्रोसेसेस या फिर प्रोड्यूसिंग एनी हैजर्डस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ्टी कमिटी सेटअप कौन करता है, यहाँ पे ऑक्यूपायर यहाँ पे सेफ्टी कमिटी सेटअप करता है। तो ये कंसिस्ट करता है इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ताकि यहाँ पे वर्कर को सफिशेंट रिप्रेजेंटेटिव मिले। तो वर्कर और मैनेजमेंट में यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसको कोई भी ये वाला जो प्रोविज़न है स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको एग्जेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 41G। नेक्स्ट आपका है 41H, राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर। ठीक है, तो वर्कर को कोई भी डेंजर अगर है ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, इसको वर्कर को वार्न, जो वर्कर का ये राइट है कि वार्न वो करे। वो किसको, जो वर्कर है वो किसको वार्न करेगा, ऑक्यूपायर या फिर एजेंट या फिर मैनेजर को ये वर्कर बोलेगा कि यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई भी एक्सीडेंट के तहत यहाँ पे कोई डेंजर है। ठीक है, तो ये जो ऑक्यूपायर या फिर एजेंट या फिर मैनेजर है या फिर सेफ्टी कमेटी को भी ये बोल सकता है, क्योंकि सेफ्टी कमेटी में भी वर्कर का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो सेफ्टी कमेटी में भी ये वर्कर ये मैटर उठा सकता है। तो सेफ्टी कमेटी आपका इनसे जाके इंस्पेक्टर तक ये मैटर जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो इंस्पेक्टर तक जाएगा, तो इंस्पेक्टर का डिसीजन यहाँ पे फाइनल है। या फिर यहाँ पे अगर कोई डेंजर है तो वो भी डिसीजन इंस्पेक्टर ने लेगा, तो इसका डिसीजन यहाँ पे इंस्पेक्टर का फाइनल है, कोई डेंजर रिगार्डिंग एनी एक्सीडेंट। तो ये हो गया आपका हैजर्डस प्रोसेस वाला जो पार्ट था, चैप्टर था। तो नेक्स्ट आपका है चैप्टर V, आपका है वेलफेयर। तो इसमें आपका फ्रॉम 42 सेक्शन टिल 50। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आपका 42nd सेक्शन में आपका है वॉशिंग फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में आपका इंडस्ट्रियल प्रीमिसेस के अंदर आपको वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है 43rd सेक्शन, यहाँ पे है फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथिंग। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर यहाँ पे वेट, कोई भी वर्कर वेट क्लॉथ के अगर वेट होकर कोई काम कर रहा है तो उसका क्लॉथ्स को सुखाने के लिए, ठीक है, क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था या फिर यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट होना चाहिए क्लॉथ्स को ड्राई या फिर स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे फैसिलिटी होना चाहिए। सेक्शन 44 में आपका है फैसिलिटीज़ फॉर सीटिंग। तो ये सारे सेक्शंस आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये इनमें से प्रोविजंस या फिर सेक्शंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ फॉर सीटिंग है आपका 44 सेक्शन। अगर कोई भी काम यहाँ पे खड़ा होकर करना है तो बीच बीच में उनको बैठना भी पड़ सकता है, क्योंकि सारे काम तो हर वक्त खड़ा होकर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे बैठने के लिए भी यहाँ अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे इंस्पेक्टर देखता है कि यहाँ पे बैठने से भी यहाँ पे काम हो सकता है, तो वहाँ पे बैठने का बंदोबस्त यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका है फर्स्ट एड अप्लायंसेस, जो कि आपका है 45th सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्सेस रहना चाहिए, एटलीस्ट वन बॉक्स यहाँ पे एटलीस्ट होना चाहिए पर 150 वर्कर्स। तो यहाँ पे अगर मोर देन 500 वर्कमैन है तो यहाँ पे एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। तो एम्बुलेंस रूम में यहाँ पे कोई भी नर्सेस या फिर डॉक्टर्स वहाँ पे होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट वहाँ पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका है 46th सेक्शन, जो कि आपका है कैंटीन्स का। तो यहाँ पे कोई भी कैंटीन या फिर एक से भी ज़्यादा कैंटीन होंगे। अगर कहीं पे कोई भी इंडस्ट्री में अगर 250 से ज़्यादा अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कैंटीन या फिर उससे ज़्यादा कैंटीन होना चाहिए। और इसको कौन प्रोवाइड करेगा या फिर मेंटेन करेगा, ऑक्यूपायर इसको मेंटेन करेगा या फिर प्रोवाइड करेगा। तो इसके रिगार्डिंग रूल भी फ्रेम किया जाता है, तो उसको तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम करता है। तो मैनेजिंग कमेटी भी एक कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कैंटीन में, तो वहाँ पे वर्कर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ द कैंटीन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है 47 सेक्शन, जो कि आपका है शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लॉन्च रूम। तो यहाँ पे शेल्टर या फिर रेस्ट रूम, साथ ही साथ एक लॉन्च रूम कहाँ पे दिया जाता है, कोई कहाँ पे अगर
150 से ज़्यादा वर्कर, मोर देन 150 वर्कर यहाँ पे दिया गया है, तो 150 से ज़्यादा वर्कर अगर कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे शेल्टर या फिर रेस्ट रूम, साथ ही साथ एक लॉन्च रूम होना चाहिए। तो लॉन्च रूम में यहाँ पे बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, साथ ही साथ पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए लॉन्च रूम में। तो अगर वहाँ पे कोई भी अगर 250 से ज़्यादा अगर है वहाँ पे वर्कर, तो वहाँ पे कैंटीन तो होगा ही। तो वहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 46 यहाँ पे अगर कैंटीन है तो लॉन्च रूम बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंटीन में भी वही व्यवस्था किया जा सकता है। ठीक है, तो कैंटीन भी एक लॉन्च रूम की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सेपरेट लॉन्च रूम का कोई भी आवश्यकता नहीं है बनाने की। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है क्रेचेस, जो कि आपका है सेक्शन 48। तो क्रेचेस जहाँ पे 30 वुमेन वर्कर से ज़्यादा, वुमेन वर्कर अगर काम कर रहे हैं 30 से ज़्यादा, तो वहाँ पे क्रेच होना चाहिए फॉर द यूज ऑफ देयर चिल्ड्रन हु आर अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज। तो 6 साल से कम अगर उनके चिल्ड्रन है तो वो इस क्रेचेस को यूज़ कर सकते हैं। तो क्रेचेस में यहाँ पे ट्रेंड एम्प्लॉय होना चाहिए क्रेचेस में, वो बच्चे को संभालने के लिए ट्रेंड वुमेन एम्प्लॉय। तो नेक्स्ट आपका है जो आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है लास्ट, आपका है वेलफेयर ऑफिसर्स। तो वेलफेयर ऑफिसर को यहाँ पे एम्प्लॉय कौन करता है? ऑक्यूपायर यहाँ पे एम्प्लॉय करता है वेलफेयर ऑफिसर को, जहाँ पे 500 मिनिमम 500 वर्कर्स अगर कहाँ पे है 500 और मोर, तो वहाँ पे एम्प्लॉय करता है ऑक्यूपायर वेलफेयर ऑफिसर्स को। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे उनका ड्यूटीज़ या फिर क्वालिफिकेशंस ये सब स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये जो आपका चैप्टर था उसका भी जितना भी जो रूल्स फ्रेम किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, वो सारे आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है इस चैप्टर के अंदर सारे प्रोविजंस के लिए, रूल फ्रेम करने के लिए। तो वो जो आपका रूल फ्रेम करने का ये आपका सेक्शन 50 में दिया गया था, उसको इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, आपका अप टू वेलफेयर प्रोविजंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ही ये एक्ट को कम्प्लीटली सारे प्रोविजंस इसका इंक्लूड किया जाए, जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। खुश रहिए, बिंदास रहिए।